91.2 FM बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं दिव्या तंवर आज आपके समक्ष हिंदी उपन्यास व उसके ऐतिहासिक परिचय पर कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहूंगी। कैसे हिंदी उपन्यास की शुरुआत हुई है और हिंदी उपन्यास की शुरुआत होने से पूर्व यूरोप में किस तरीके से हिंदी उपन्यास की संरचना को बुनियादी रूप प्रदान किया गया था, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसमें गद्य के विकास में एक अभूतपूर्व तेजी आई थी। सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद के उदय का भी समय लगभग यही था। पूंजीवाद के साथ मध्य वर्ग का भी विकास हुआ, जिसने अपनी विशालता और बौद्धिक जागरूकता के कारण विशाल पाठक वर्ग का भी रूप ले लिया। इसी प्रकार 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यवर्गीय पाठक वर्ग पैदा हो गया था, जिसने वहां उपन्यास के उदय के लिए बुनियादी संरचना के निर्माण में योग दिया। फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के पूर्व ही यूरोप में उपन्यास अस्तित्व में आ गया था। ये तो हो गई यूरोप की परिस्थितियों की बात कि किस तरीके से यूरोप में उपन्यासों की शुरुआत हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या दौर चल रहा था, कैसे उपन्यास अपने अस्तित्व में आ रहा था, कैसे यह दस्तक दे रहा था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान में इस प्रकार की परिस्थितियां औपनिवेशिक शासन के बाद निर्मित हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग आगामी 7 दशकों तक हिंदी पाठक वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही और उपन्यास एक विधा के रूप में लगातार दस्तक देता रहा। अलंकारित भाषा के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि 70 वर्ष तक परिस्थितियों के गर्भ में कुलबुला रहा था और 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में प्रकट हुआ। इसके लगभग 15 वर्ष पूर्व बंगला और मराठी में उपन्यास का जन्म हो चुका था, इसलिए बंगला और हिंदी में उसे उपन्यास कहते हैं, उर्दू में इसे नॉवेल कहते हैं, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवलकथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। अंग्रेजों के शासन के पूर्व हिंदी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव न था, पर इस शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का स्थान गिने जाने योग्य नहीं था। सरकारी कामकाज की भाषा तो फारसी ही थी और हम यह कह सकते हैं कि धर्म भावना व उसकी जरूरतों के कारण देवनागरी जीवित तो थी, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं था। कथाएं मनोरंजन या शिक्षा के लिए सुनी सुनाई जाती थी। सामान्य आदमी इतना सक्षम नहीं था कि हस्तलिखित कथा पुस्तकें उन्हें सुलभ हो सके। बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, सबरस आदि 17वीं शताब्दी में लिखी जा चुकी थी, पर बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास ये किताबें पहुंच पाती थी। ये सिर्फ राजाओं, नवाबों या जमींदारों की हवेलियों तक ही पहुंच पाती थी। सामान्य आदमी तो सिर्फ सुन पाता था, वो भी तब जब कोई कथावाचक उन पोथियों को पढ़कर सुनाता था। हम बात करेंगे अब कि हिंदी मुद्रणालयों की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे। तो हम यह कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार के कारण ये प्रेस मुख्यतः आरंभ हुए थे और 1850 ईस्वी के पूर्व हिंदी मुद्रणालयों ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए थे। इसका दूसरा कारण यह भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, जिनका उद्देश्य था कि हिंदी की शिक्षा देने की योजना आरंभ करना और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना करना। इसी प्रकार से कुछ अनुवादित पुस्तकें निकलकर सामने आई। 1840 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक के बीच में कुछ अनुवादित पुस्तकें हैं जो इस प्रकार से है: किस्सा हातिम ताई, कथासार, मनोरंजन इतिहास, किस्सा चाहर दरवेश, वीर सिंह का वृतांत, वामा मनोरंजन, शुक बहत्तरी इत्यादि
तत्कालीन पाठकों के बीच लोकप्रिय अनुवादित पुस्तकें थी। इस दौर के बीच में 1850 ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारकों की प्रतिक्रिया में हिंदुओं की तरफ से भी धर्म प्रचार के आंदोलन शुरू हो चुके थे और ऐसे में नागरी मुद्रण को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्कूली किताबें छापने के लिए भी नागरी मुद्रणालय खुलते रहे, लेकिन सच तो यह है कि सामान्य पाठकों की रुचि की पुस्तकें छापने के लिए व्यावसायिक स्तर पर प्रेसों की स्थापना हो रही थी। इसमें कुछ प्रेस इस प्रकार से हैं: नवल किशोर प्रेस लखनऊ, बनारस दिवा छापाखाना, मथुरा प्रेस, बनारस लाजरस कंपनी इत्यादि। 1861 और 1870 के बीच में भी कुछ अनुवादित पुस्तकें सामने आई थी, जिसमें से नया काशीखंड, राजदूतों की कथा, फूलमणि और करुणा का वृतांत, प्रहलाद चरित्र, कृष्ण जन्मखंड, बुद्धि फलोदय इत्यादि। लेकिन अंततः 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में एक नया फूल खिला, जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ। वैसे देखा जाए तो देवरानी जेठानी की रचना उपन्यास के रूप में नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। यह समय ऐसा था कि हिंदी के लेखक व मध्यवर्गीय पाठक इतने सक्षम एवं सजग नहीं थे कि अंग्रेजी और बंगला से प्रेरणा ग्रहण कर उपन्यास की रचना कर सके। इसी प्रकार से अन्य 2 और उपन्यास प्रकाशित हुए, जिसमें 1872 में वामा शिक्षक और 1877 में भाग्यवती। वामा शिक्षक का संबंध भी स्त्री शिक्षा का विकास करने से है और भाग्यवती का संबंध भी आदर्श स्त्री चरित्र की प्रस्तुति करने के रूप में है। वैसे भी स्त्री उद्धार भारतीय नवजागरण का प्रमुख मुद्दा था। ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें स्त्रियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, जैसे स्त्री शिक्षा का आंदोलन, विधवा विवाह का समर्थन, बाल और वृद्ध विवाह का विरोध इत्यादि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का आंदोलन भी इसी की अभिव्यक्ति थी। हिंदी उपन्यास का आरंभ कहाँ से माना जाए और हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यह प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। 1875 ईस्वी में हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग हुआ। 1803 ईस्वी में हिंदी में पहली मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी। 70 वर्ष बाद दूसरी मौलिक गद्य कथा पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी। 1872 में ईश्वरीय प्रसाद और कल्याण राय लिखित वामा शिक्षक, श्रद्धाराम फुल्लोरी कृत भाग्यवती, राधा कृष्ण दास कृत निसाय हिंदू, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु। तो इन सभी में से किसको पहला उपन्यास माना जाए, इस पर कई विवाद उत्पन्न हुए और ऐसे में उपन्यास की मूल प्रकृति का निर्धारण करने हेतु परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु की कथा योजना कुछ नाटक की वस्तु योजना के समान है। अंत में कथाकार नाटकीय ढंग से पाठकों से कहता है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक कल्पित रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय, व्यावसायिक असजगता, खुशामदी दोस्तों की कपटपूर्ण बातों के कारण बिगड़ने एवं दिवालिया होने की हद तक पहुंचने और अपनी पतिव्रता पत्नी और एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधारने और अपनी पूर्व स्थिति में आने का चित्रण किया गया है। यह कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें प्रच्छन्न रूप में विरोध का स्वर भी सुनाई देता है, जो कि तत्कालीन समाज की एक ज्वलंत समस्या थी, जिसका लाला श्रीनिवास दास ने अच्छा अनुभव किया है। लेकिन
भाषिक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र और विशेष रूप से बालकृष्ण भट्ट सर्वोपरि हैं। भारतेंदु ने औपन्यासिक गद्य की पूर्वी परंपरा का सूत्रपात किया, जिसमें तद्भव शब्दों के साथ साथ सुपरिचित तत्सम शब्दों, ललित पदों से युक्त वाक्य, सृजनात्मक भाषा की प्रधानता को महत्व दिया है। इस भाषा परंपरा का विकास बालकृष्ण भट्ट और राधाकृष्ण ने अपने उपन्यासों में किया। बालकृष्ण भट्ट ने प्रकृति और प्रेम वियोग आदि के वर्णों में संस्कृत गद्य काव्य की परंपरा का अनुसरण किया। नूतन ब्रह्मचारी 12,000 शब्दों की एक लंबी कथा है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। उस स्थिति का चित्रण किया है जब भारत पर अंग्रेजों का एकछत्र शासन स्थापित नहीं हुआ था। पिंडारियों की लूटमार से अराजकता फैली हुई थी। भट्ट जी ने अपने सुपरिचित अवध गोरखपुर क्षेत्र को कथा भूमि न बनाकर महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र का चित्रण किया है। भट्ट जी के पूर्वज मालवा प्रांत के निवासी थे, जहां से राजनीतिक अराजकता के कारण भागकर उन्हें उत्तर प्रदेश में बसना पड़ा। इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो है विनायक, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। वह सत्यवक्ता है, नम्र है, दयालु है, निष्कपट है, आज्ञाकारी है, सहिष्णु है और असहाय ही सेवक करने वाला एक व्यक्ति है। इस उपन्यास का उद्देश्य देश में ऐसे युवकों का विकास करना जो देश उन्नति के कार्य में सहायक सिद्ध हो सके। 1875 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास श्याम स्वप्न, जिसमें नायक रात्रि के 4 पहरों में 4 स्वप्न देखता है, जो मिलकर एक प्रेम कथा का रूप ग्रहण करते हैं। पात्र श्याम सुंदर, नायिका श्यामा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें नक्षिक सौंदर्य को प्राकृतिक रूप से चित्रित कर प्रकृति का वर्णन दृष्टिगत किया गया है। इस तरीके से 1800 से लेकर 1890 के बीच में यह सब निकलकर सामने आता है कि यह जो काल था, इसमें उच्च वर्गीय समाज था। समाज का निचला वर्ग, यहां तक कि निम्न वर्ग और सामान्य वर्ग भी अनुपस्थित था। लेखक स्वयं उच्च वर्ग का हुआ करता था। उच्च वर्ग के बारे में ही वह उस समय लिख रहा था, जैसे वैश्य, कायस्थ या ब्राह्मण परिवार की जिंदगी के संदर्भ में ही वह अंकन कर रहा था। श्रीनिवास दास भी उसमें से एक हैं। मूलतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र की तलाश का प्रयत्न अपनी रचनाओं के माध्यम से करना व राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, न कि भाषा संरचना में सौंदर्य शास्त्रीय रूप प्रदान करना। धन्यवाद।